तो दोस्तों जैसा कि मैंने वादा किया था, खास टॉपिक्स आपके लिए चल रहे हैं और खास क्वेश्चंस आपके लिए चल रहे हैं और आप इनका दमदार तरीके से फायदा उठाएंगे। और ये जो मैं आज कराने वाला हूं ये आपके पेपर में बिल्कुल आने वाला है मेरे भाई। तो आप सभी छात्र इन सवालों को छोड़ना मत और डिट्टो तरीके से इन सवालों को पॉज कर करके बनाओ आराम से, ठीक है। और आप लोग हमारी एप्लीकेशन से नहीं जुड़े हो तो हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लिया करो यार, लाइक और शेयर कर दिया करो, मतलब इसमें रेटिंग दे दिया करो प्यारी प्यारी, क्योंकि कंटेंट अगर आपको हमारा पसंद आता है, हम मेहनत करते हैं तो किसके लिए करते हैं, बच्चों के लिए करते हैं। आप यहां पर अपना 5 स्टार दो यार, मजा आएगा, आप भी खा लेना हम भी खा लेंगे। और हमारे नए बैचेस भी आ गए हैं जिसमें आप जुड़ सकते हो हमारी एप्लीकेशन पर जाकर। ऑफर बस खत्म होने वाला है मेरे भाई, फायदा उठाना आपका काम है, मेरा काम तो आपको बताना है मेरे दोस्त। नए बैचेस प्राइम बैचेस है, 200 दिन का चैलेंज है। मैंने इस बार कोर्स नहीं लेकर आया, मैं सिलेक्शन का सिस्टम लेकर आया हूं, और ऐसा सिस्टम जो आप लोगों के लिए सिलेक्शन करवाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो आप मेरे साथ पढ़िए क्विक ट्रिक बाय साहिल सर एप्लीकेशन पर। बिगनर्स भी इसको ले सकते हैं, भाई बच्चों में डाउट है, ठीक है। आप रेलवे कंप्लीट प्राइम बैच में सारी सब्जेक्ट्स आपको मिलती है 999 में मात्र, और 1.5 साल की वैलिडिटी आपको मिलती है। और आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। मैथ रीजनिंग कॉम्बो ले सकते हैं, मैथ का अलग से ले सकते हैं। जो भी बैच अभी ले लोगे उस पर आपको ऐसा जिंदगी में दोबारा ऑफर नहीं दूंगा मैं, क्योंकि आता ही नहीं है, तो लॉन्चिंग ऑफर है। आप 10 तारीख से बैच शुरू हो जाएगा आपका, आप आनंद उठाइए, ठीक है मेरे भाई। अब क्या ही बच्चे कहते हैं सर मैंने तो ये ले रखा है मास्टरी, मैंने तो 100 डेज ले रखा है प्राइम में। तीनों में मैं अंतर स्पष्ट कर देता हूं। बैच कौन सा बेस्ट है? सारे ही अच्छे बैच हैं, बस नए बैच का फर्क है। ये नया बैच है, अभी आया है। वो ओल्ड बैच है, इसमें डिटेल फाउंडेशन है, सब कुछ है, बीओडी अवेलेबल है। आज पहले से दिन से पढ़ना है, सारा कंटेंट एक दिन में मिल जाएगा। 100 डेज टारगेट बैच है, इसमें सारा क्विक रिवीजन है। जेब में रख के 6 एग्जाम देने जा रहे हो साल भर में तो भी रिवाइज करके जा सकते हो। तो काम ऐसा किया हुआ है मेरे भाई। और प्राइम बैच ऐसा सुपीरियर बैच बनाऊंगा, 200 दिन का चैलेंज है भाई, कुछ नया आपको भी मिलेगा और कुछ नया मैं भी करूंगा आपके लिए। तो सब कुछ अच्छा है, आप जो लेकर तैयारी शुरू करो वो लेकर तैयारी शुरू कर सकते हो, ठीक है मेरे भाई। नीचे इसकी पीडीएफ में डलवा दूंगा और आप बस आप आनंद लीजिए और सवाल को अच्छे तरीके से बनाइए, हर एक चीज को, ठीक है। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए, कुट जाओगे भाई साहब फ्री में, ठीक है ना मेरे दोस्त। और लाइक शेयर जरूर करिएगा, ओके। ऑल द बेस्ट। चलिए अब सेशन शुरू करते हैं अपन। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा। यदि एक दुकानदार को 25% की हानि होती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, यदि एक दुकानदार को 25% की हानि होती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो स्टेटमेंट नंबर 1, 15 वस्तुओं का सीपी 20 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। तो सीपी और एसपी जब हम निकालेंगे तो 5 चौके 20 और 5 तिया 15 हो जाएगा। क्या यहाँ हम कह सकते हैं कि जो आपका लॉस है वो लॉस आपका निकल कर आ रहा है, एक का लॉस है 4 के रेस्पेक्ट में गुणा 100, तो 25% का लॉस निकल कर आ रहा है, ठीक है। तो होना चाहिए, तो पहला वाला स्टेटमेंट तो सही है। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 17 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो स्टेटमेंट नंबर 2, क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य 17/12, तो लॉस कितना है? 5 का लॉस है, 17 के रेस्पेक्ट में है गुणा 100। तो यहाँ से आप देखेंगे कि 25% नहीं आ रहा, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो स्टेटमेंट नंबर 1 सही है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथ के साथ बनाते चलना और कोई टेंशन ही नहीं, ठीक है। अगला सवाल, इससे बढ़िया रिवीजन भी नहीं होगा आपका, अगर आप पढ़ना भी चाह रहे हो, इससे अच्छा कंसेप्ट रिवीजन नहीं होगा, इससे अच्छी ट्रिक्स नहीं होंगी। शानदार सेशन रहने वाला है, बस मन लगाकर पढ़ने वाला बच्चा ही चाहिए। आइए, दिए गए आंकड़ों से शर्ट और ट्राउजर के क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, ये शर्ट आपको 1200 रुपये की दे रखी है और 20% का प्रॉफिट है। तो जैसा कि मैं जानता हूँ, अगर मैं इस शर्ट की बात कर रहा हूँ और 20% का प्रॉफिट है, तो 20% की वैल्यू जो हो जाती है वो 5 से 6 हो जाती है।
जहां पर ये आपका कॉस्ट प्राइस होता है और ये आपका सेलिंग प्राइस होता है। तो 6 बराबर अगर आपका 1200 है, 1 बराबर अगर 200 है, तो आपका जो सीपी आ जाएगा वो 1000 रुपये आ जाएगा। किसका? आपके शर्ट का। अगर मैं ट्राउज़र की बात करूं, 10% की बात हो रही है, 10% का प्रॉफिट ही हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है तो सीपी और एसपी का रेशो 10 से 11 हो जाएगा। अब 11 बराबर अगर 660 है, क्योंकि सेलिंग प्राइस को सेलिंग प्राइस के बराबर करूंगा तो 600 रुपीज़ आपका क्या होगा? कॉस्ट प्राइस होगा। तो दोनों के क्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा? शर्ट का हो जाएगा 1000, ट्राउज़र का हो जाएगा 600। दोनों का रेशो निकालना है, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, यदि निर्माता को 10%, थोक विक्रेता को 15%, खुदरा विक्रेता को 25% का लाभ होता है। देखो, ये जब भी ऐसा केस चलना है ना कि भाई निर्माता को लाभ अलग हो रहा है, थोक वाले को अलग हो रहा है और रिटेलर को अलग हो रहा है, और कस्टमर चीज़ खरीदता है, तो ये आपस में जुड़ा हुआ रहता है प्रॉफिट। ये प्रॉफिट आपस में सक्सेसिव रहता है। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि ग्राहक के लिए इतना है मूल्य। तो क्वेश्चन क्या क्या? इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बताओ। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 10% का प्रॉफिट 110/100 सक्सेसिव लग जाएगा बस। 15% का प्रॉफिट 115/100 और 25% का प्रॉफिट 125/100 बस। और ये ग्राहक को पड़ता है। अब आप सोचो कि ग्राहक कितना पीड़ित है बेचारा, 31,900 रुपये दे रहा है। बोला गया है ना निर्माता थोक विक्रेता को बेचता है, तो इस तरह से इन्होंने बता भी दिया कि भाई चेन रूल लगाना है। ये सवाल अभी आया हुआ है जून 2025 में। तो वो सक्सेसिव की आपको फीलिंग आ जाती है। तो सबसे पहले तो आपको एक देखना है कि क्या कोई चेन बन रही है, क्या कोई कनेक्शन है पीछे वाले से। अगर हाँ है तो सक्सेसिव केस लग जाएगा। अब कैलकुलेशन पे आ जाते हैं सीधा। जीरो से जीरो काट रहा हूं, 11 से काट रहा हूं, 11 दूनी 22, 11 नाम 99। ठीक है, अब आप खुद कॉमन सेंस लगा सकते हो, सक्षम हो आप लोग। 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 5 से अगर इसको काट भी देता हूं तो 20 बार कट गया, 5 चौके 20, 23 पंजे 115। पूरी कैलकुलेशन कर भी लोगे ना आप तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि कटेगा तो नहीं। अब जब कटेगा नहीं दोस्तों तो आंसर किस में आएगा? आप खुद बुद्धि लगा लो। क्वेश्चन ऐसे ही सोचना है। मैं आप लोगों को कुछ ज़्यादा नहीं सोचवा रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई आया हुआ है पेपर में, और पेपर में मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ और आप भी साथ में कर रहे हो। आप ये देखो कि कुछ कट ही नहीं रहा है, तो जवाब तो जो आएगा वो पॉइंट्स में आएगा या दशमलव में आएगा। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, ये तो हो ही नहीं सकते। अगर मैं क्वेश्चन खुद बनाकर लाता तो आप एक बार को उंगली उठा सकते थे कि भाई साहब ऐसा तो आप तो अपने हिसाब से सेट करके लाए हो कि एक ही ऑप्शन दिया है अपने पॉइंट में। 4 ऑप्शन भी तो दे सकते थे आप पॉइंट में, 4 ऑप्शन दे दो। मैंने नहीं दिया ना। ये तो एग्जामिनर चाहता है कि तुम बुद्धि लगा लो हल्की सी बस। कट नहीं रहा तो दशमलव में आंसर है, एग्जैक्ट कट नहीं रहा। यहाँ निकटतम में बोला नहीं है, अप्रोक्सीमेशन बोलता तो फिर हम पूरा करते। ये हर एक चीज़ को बारीकी से देखा करो, CID वाली नज़र रखो, समझे? हाँ, तो उससे एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी कि क्या चाह रहा है एक एग्जामिनर। अगला सवाल देखिए, ये 21 जून को आया हुआ सवाल है कि आनंद ने एक वस्तु खरीदी और उसके मरम्मत पर खर्चा वर्चा करने लग गया। 127 रुपये खर्चा कर दिया। देखो अब ये क्वेश्चन को पढ़ो आप। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्या फीलिंग आ रही है सक्सेसिव की? क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में क्या सक्सेसिव की फीलिंग आ रही है? देखिए, देखिए ना कि आनंद ने एक वस्तु खरीदी और उसकी जो मरम्मत पर 127 रुपये भी खर्च कर दिए। इसके बाद उसने इसे भरत को इतने % लाभ पर बेच दिया। बढ़िया है सर।
और भरत ने फिर उसको इतने पर बेचा लेकिन उसको हानि हो गई, यानी कि कनेक्शन जुड़ा हुआ है, सक्सेसिव केस है। माना वस्तु को एक्स में खरीदा, 127 रुपये रिपेयरिंग पे लगा दिए, फिर 52% का लाभ हो गया और भरत को 44% का घाटा हो गया, यानी कि 56% पर आपने बेचा बस। और ये जो कीमत है वो 4788 रुपये के बराबर कर दो आप। अब सॉल्व करना शुरू कर दो। सातों आठों 56, 7 छिंग 42, 42 5, सातों आठों 56, 7 चौके 28, 4 दूनी 8, 171, 19 से जाएगा 9 बार, 19 से जाएगा 8 बार। अब आप नोटिस करिए 9/16 कितना होता है, 6 नाम 54, 56, 56 25। अब ये क्या किया सर आपने, 56 25 तो निकाला मैंने कैलकुलेशन करके 56 25, लेकिन 56 25 में से भी मुझे 127 घटाना पड़ेगा जिससे कि मैं मूल लागत पर आ पाऊंगा। 15 में से 7 गया तो 8 और 11 में से क्या कहते हैं 2 गया तो 9। 98 वाला एक ही ऑप्शन है, 5498। बहुत आराम आराम से करने का विषय है ये, जल्दबाजी का विषय नहीं है। आराम आराम से करो ना, एक बार सीख लोगे पेपर में आसानी से हो जाएगा। एक बार अच्छे से नहीं सीखोगे तो पेपर में कभी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जल्दबाजी में हम 56 25 आंसर लगा दें, गलत बात है। 56 25 तो वो कीमत है जिसमें 127 रुपये जुड़ा हुआ है। हमें इसकी ओरिजिनल कीमत निकालनी है, ओरिजिनल कॉस्ट निकालनी है। इसमें मरम्मत वाली यानी कि अपन को अपना रिपेयरिंग वाला एक्सपेंस ऐड नहीं करना, तो वो घटा दिया मैंने। अच्छा, मैंने कैलकुलेशन और कैसे करी, मैंने देखा 9/16। तो आप लोग है ना थोड़ा परसेंटेज की जो नॉलेज है ना वो थोड़ी बढ़ाओ आप, क्योंकि जैसे ही आप परसेंटेज की नॉलेज बढ़ाओगे ना आप लाखों बच्चों को पीछे छोड़ दोगे। क्योंकि 9/16 जैसे दिमाग में आया तो मेरे दिमाग में क्लिक करता है कि 1/16 होता है 6.25 और उसका 9 से गुणा करूंगा तो 56 25 होता है। 6 नाम 54, ऐसे 56 25 हो जाता है। तो ये चीजें है ना आपको धीरे धीरे आपको डेवलप करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट सवाल देखेंगे दोस्त। रमेश ने 80,000 रुपए में एक पुरानी बाइक खरीद ली। रमेश ने पुरानी बाइक खरीद ली। अब जो भी मरम्मत होती है ना वो कॉस्ट प्राइस में ऐड होती है। जैसे आपने कोई चीज खरीदी, आपने उस पर रिपेयरिंग कॉस्ट लगाया, कुछ भी खर्चा किया, परिवहन का खर्चा किया, वो आपका खर्चा है, तो वो आप कॉस्ट प्राइस में ऐड कर लेते हो। तो 80,000 में खरीदी, 14% की मरम्मत लगा दी और बाद में उसे 10% की हानि पर बेचना पड़ा। तो रमेश ने बाइक को किस कीमत पर बेचा? रमेश ने देखो 80,000 रुपए की बाइक ली, 14% लगाया, तो 14% तो 114 हो गया ना एक तरीके से। ये आपने इसकी कॉस्ट प्राइस हो गई और उसके बाद उसने हानि पर बेचा, यानी कि 10% की हानि पर, यानी कि 90% पर बेच लिया। तो जवाब आ गया 72 और 4 दूनी 8। तो जिसका इकाई अंक 8 है, बोले सर सभी का है, अब क्या करोगे आप? मैंने कहा मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं 72 को यहां देखता हूं, या मैं अगर ज्यादा ही टेंशन है तो मैं 8 का गुणा कर लेता हूं पहले। 8 चौके 32, 3 8 एकम 8 और 3 11, 912 इंटू 9। बस यहां से मेरी पकड़ बन जाएगी क्वेश्चन पे। 9 दूनी 18, 9 एकम 9 और 1 10, 9 नाम 81 और 1 82, तो 82 0 80। तो रमेश ने इस कीमत पर इसको बेचा, लॉस में तो रहा ही है रमेश। ठीक है मेरे भाई, चलिए तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। हाँ, अब जैसे इतना आसान ही है करना, कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट करिए 34,999। अब आप देखो यार ये कितना गंदा डेटा है। 34,999। एक पुरानी सिलाई मशीन खरीदी, 4,000 रुपये मरम्मत पर, परिवहन पर 1,000 रुपये और 15% के लाभ पर बेच दिया, तो किस कीमत पर बेची? अब आप बावलों की तरह करोगे, मैं नहीं करूंगा बावलों की तरह, क्योंकि मैंने दिमाग लगवाया, मैंने दिमाग लगाने की कोशिश करी और मैं स्टूडेंट्स को भी सिखाना चाहता हूं कि भैया ये क्वेश्चन आया हुआ है 6 मार्च 2025 को। इन क्वेश्चनों के देखो ऑप्शन के डेटा में बहुत अंतर है। तो यार मैं बेवकूफ थोड़े ही हूं कि मैं इसको 34,999 लेकर चलूंगा, मैं तो इसको 35,000 लेकर चलूंगा।
क्या ही फर्क आ जाएगा, थोड़ा मोटा फर्क आएगा, वो मैं चेक कर लूंगा अपने आप। और 5,000 रुपये मेरी लागत लग गई। लागत मैंने कहा था ना कि क्रय मूल्य में ही लगेगी। सर 5,000 कैसे लगी भाई? 4,000 तो रिपेयरिंग पर और 1,000 ट्रांसपोर्टेशन पर, तो कुल मिलाकर 40,000 रुपये का खर्चा आया और उस पर 15% का प्रॉफिट है। यानी कि ये हो गया कितना, 460, यानी कि 46,000। अब 46,000 रुपये कहाँ हैं? ये 46 दिख रहा है क्या, या ये 46 दिख रहा है, या ये 46 दिख रहा है, या ये 46 दिख रहा है? ये दिख रहा है। स्टूडेंट क्या करने लग गए वहां, इस 999 से कैलकुलेशन करने लग गए। अब ये सवाल है भाई, आया हुआ है 26 सितंबर 2024 में आया हुआ सवाल है। सवाल क्या है कि कोई यदि 200 रुपए से 260 तक की कीमतों पर कोई वस्तु खरीदी जाती है और उसको 250 रुपए से 300 रुपए तक की कीमतों पर बेचा जाता है, तो 25 वस्तुओं को बेचने पर लाभ कितना होगा, और वो भी लिखा हुआ है अधिकतम। अब अधिकतम लाभ कब हो सकता है? तो जब कभी भी अगर प्रॉफिट की बात होती है, तो प्रॉफिट की बात होती है कि जब अगर मैक्सिमम लाभ कमाना है तो मेरा जो विक्रय मूल्य है वो तो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए और मेरा जो क्रय मूल्य है वो कम से कम होना चाहिए। भाई मान के चलो मैं कोई चीज़ सस्ती खरीद लाऊं और ज़्यादा रुपए में बेच दूं। हाँ। यहां पर हम ये देख सकते हैं बेटा, सेलिंग प्राइस अधिकतम है और कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट की अगर हम बात करना चाहें और मुझे प्रॉफिट मैक्सिमम चाहिए, हाँ, तो सेलिंग प्राइस 300 रुपये में बेचूंगा और कॉस्ट प्राइस 200 रुपये में। यानी कि ये मुझे समझ में आ गया कि 100 रुपये का अधिकतम लाभ कर सकता हूं, इससे ज़्यादा आप लाभ मुझे करके बता दो। जो अधिकतम प्रॉफिट होगा वो 100 रुपये का हो सकता है। तो आपसे मैंने बोला कि 25 पुस्तकों पर अधिकतम लाभ 2500 रुपये का, तो ये एक पुस्तक पर 100 रुपये का, तो 25 पुस्तक पर 2500 रुपये का, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। अगला सवाल, 7 मार्च 2025 में आया हुआ है। देखिए, एक दुकानदार है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, मेरे साथ में पढ़ो। एक दुकानदार ने अमित से 3 रुपये की एक पेंसिल की दर से 50 पेंसिल, फिर 15 रुपये में 3.5 रुपये की दर से और शेष पेंसिल 2.5 रुपये पर पेंसिल की दर से बेची है। तो उसकी लाभ और हानि का क्या होगा? सही, देखो 3 रुपये की एक पेंसिल है, 50 पेंसिल की बात है, तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ 150 रुपया में खरीदी है, 150 रुपये में खरीदी है, ठीक है। यानी कि प्रत्येक पेंसिल मुझे 3 रुपये की पड़ी है 150 रुपये में। ये है बेसिक मेथड। भाई आप बेसिक से कैसे करोगे, इसे समझ लोगे तो अच्छा लगेगा आपको भी। 15 रुपये की 3.5 रुपये, 15 पेंसिल 3.5 रुपये के हिसाब से बेची, कोई दिक्कत नहीं। मैं देखता हूँ बची कितनी, 35 पेंसिल और बची, 50 होती है ना, तो टोटल 50 पेंसिल है ना, तो 15 एक और 35 एक, ये खरीद की बात है। अब ये बेचने की बात है और 2.5 रुपये में बेच रहे। अब बस हो गया काम, सेलिंग प्राइस और निकाल लो। तो अगर मैं चाहूँ तो इसमें से 25 कॉमन ले लूँ, क्या बात कर रहे हो? अब देखो तो सही चमत्कार। अब जैसे ही मैंने 25 कॉमन ले लिया तो 5 मैंने यहाँ से ले लिया और 5 मैंने यहाँ से ले लिया, तो 2.1 बच गया। ये भी सोचना आपका ही काम है कैसे बचा। 0.7 और 3, 25 बाहर है मेरा, 25 मैंने बाहर ले लिया, ये 3.5 बच गया। $5.6, 25 से गुणा करेंगे, 25 छक्की 150, 25 पंजे 125 और 15 140। यानी कि ये समझ में आ गया कि यहाँ से जो आपने पैसा बनाया है बेचने में 140 रुपये बनाए हैं, तो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। 10 रुपये का लॉस हो रहा है सीपी के रेस्पेक्ट में, 150 के रेस्पेक्ट में। तो 1/15 कितना होता है, मुझे तो पता है 6.67 होता है भाई। 1/15 होता है 6.67, ठीक है, 6.67। ओके, तो ये हो गया। एक तो ये बेसिक तरीका है, तो आपको कोई तकलीफ तो नहीं आई। भाई मैंने क्रय मूल्य निकाला, मैंने विक्रय मूल्य निकाला, फिर मैंने क्या किया, अपना लाभ कैलकुलेट, लाभ या हानि देखी। जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होता है तो हमारा लॉस हो जाता है।
यानी कि सेलिंग प्राइस कम है, और लॉस और प्रॉफिट कोई भी हो वो सीपी के रेस्पेक्ट में होता है, तो सीपी 150 है। और मेथड जानना चाहते हो? और मेथड जानना चाहते हो? एक मेथड और करा सकते हैं हम, ठीक है, आइए। मेथड नंबर सेकंड, मैं इस क्वेश्चन को एक पेंसिल पर लेकर चलूंगा कि मैंने भैया 3 रुपए में एक पेंसिल खरीदी है, ठीक है, 15 पेंसिल और 35 पेंसिल, ठीक है भाई। तो मैंने ये देखा 15 पेंसिल, तो मैंने इसको 5 से काटा 3 रेशो बार, और ये हो जाएगा 5 से 7 रेशो बार, ठीक है। ये 3.5 रुपये है और ये 2.5 रुपये है। अब मैंने इसका वेटेड एवरेज निकाला कि 2.5 रुपये के हिसाब से ये एक ज़्यादा आ रहा है, 3 में बटेगा और केक कटेगी, सब में बटेगी, तो मैंने लगा दिया 2.8। तो यहां से मेरा एक पेन की कीमत आ गई बेचने की और ये खरीदने की, तो कितने का लॉस हुआ? 0.2 का, किसके रेस्पेक्ट में? 3 के रेस्पेक्ट में, गुणा 100, 20/3। ये कौन सा मेथड कहते हैं दोस्तों? ये अपना वाला है, हालांकि थोड़ा स्टाइल है अपनी अपनी, इसको JSM कह देते हैं हम। इसमें डेटा का यूज होता है, इसमें डेटा का यूज नहीं होता है। इसमें हमने 50 पेंसिल का कोई खास यूज नहीं करा, बस हमें बांटने में काम आया, जिससे कि हम एक कलेक्टिवली एक सेलिंग प्राइस निकाल पाए। दोनों पेंसिल को अलग अलग जब बेच रहे हैं अपन। देखिए अब आप डेटा देखो यार, इतना बड़ा डेटा देखिए, 44 लैपटॉप खरीद लिए, उन्हें इतने रुपए में 28 लैपटॉप की दर से बेचता है और इतने रुपए का लाभ अर्जित करता है। लाभ अर्जित करने के लिए कितने लैपटॉप बैग खरीदे और बेचे जाने चाहिए? अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। अब आप लोग फंसोगे इसमें, क्यों फंस जाते हो? क्योंकि डेटा है, ऐसा डेटा ही तो सारा खेल करता है। क्योंकि अगर आप पहली बार देखते हो तो आपको लगता है यार ये सवाल तो कैसे होगा, बड़ा दिक्कत देगा ये तो मुझे, और ये मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। कई सारे मन में ऐसे प्रश्न उठते हैं, किस किस बच्चे के मन में यही विचार आ रहे हैं कि सर मेरे से तो नहीं होने वाला है, मेरे तो नहीं होगा सर। तो भाई करना पड़ेगा दोस्त। अगर मैं बोलूं सीपी निकालो हर लैपटॉप बैग का, तो 48,884 को अगर आप एक स्टेप आगे नहीं चलोगे ना तो दुनिया आपको पीछे छोड़ जाएगी और आप बस हाथ मलते रह जाना। 11 चौके 44, 11 चौके 44 बचे 4, 11 चौके 44 बचे 4, 11 चौके 44 बचे 4, और 4 से काटूंगा 1 1 1 1, यानी कि ये आपका क्रय मूल्य आ गया, प्रत्येक बैग का क्रय मूल्य आ गया। यहां तक आप लोग संतुष्ट हैं? आप नहीं भी रहोगे तो भी मैं बताऊंगा आपको, चिंता ना करो। चलिए ठीक है। अब मैंने यहां देखा कि अगर मुझे विक्रय मूल्य निकालना हो प्रत्येक बैग का, तो क्या मैं निकाल पाऊंगा? मैं चेक करता हूं। 35,252/28, 7 चौके 28, 7 पंजे 35, 7 तिया 21, 7 छिंग 42, 4 एकम 4, क्या कह सकता हूँ, 4 एकम 4 बचे 1, 4 दूनी 8 बचे 2, 4 पंजे 20, 4 नाम 36। ये मेरा क्रय मूल्य है, ये मेरा विक्रय मूल्य है। अच्छा मुझे लाभ कितना हो रहा है? एक बैग पर प्रॉफिट, तो 1259 में से 1111 घटाने पर 8 4 148 रुपये पर बैग का प्रॉफिट हो रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर तुम इतना लाभ कमाना चाहते हो ना तो कितने बैग पर लेन देन करना पड़ेगा? तो 6956 में 148 का भाग दे दो, नंबर ऑफ बैग्स आ जाएंगे आपके। क्योंकि प्रॉफिट में ये एक का प्रॉफिट है, एक का प्रत्येक का प्रॉफिट है ये, और ये टोटल प्रॉफिट है। तो जैसे ही मैं भाग दे दूंगा नंबर ऑफ बैग्स आ जाएंगे। कितने ऊपर डील करिए, 4 तिया 12 बचे 2, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4 बचे 2, 4 सत्ते 28,
4 तिया 12, 4 नाम 36, 37 से काट दिया हमने कितनी बार। ये भी तरीका दिखाता हूँ, देखो अगर ये 4 होता तो 4 बार जाता, जा ही रहा है देख लो। तो यानी कि 47 आंसर आएगा, 3 तो आ ही नहीं सकता क्योंकि 4 तो नहीं, उससे कम है तो ज़्यादा ही आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो क्लियर हो गया भाई। ये भी मैंने दिमाग से किया है, मैंने कैलकुलेशन नहीं करी, 37 का टेबल नहीं आता मेरे को, मैं सही बताऊं बात। मैंने देखा कि यार ये अगर 40 होता तो 40 बार जा रहा है, मतलब 4 बार जा रहा है, तो 4 बार जा रहा है तो 40 से तो कम ही है, तो 40 से ऊपर होगा आंसर। एक ही ऑप्शन था। नेक्स्ट, सुधीर ने 7,380 रुपये पर दर्जन की दर से कुछ सामान खरीद लिया और उसने प्रत्येक को इतने में बेचा। एक प्रोडक्ट उतने में बेचा है तो हानि बताओ। तो मैं ये कह सकता हूं 7,380 बटे 12, इससे क्या करोगे आप, इससे एक प्रोडक्ट का क्रय मूल्य निकाल लूंगा। देखता हूं, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, तो 615 रुपये में खरीद हो रही है, 575 रुपये में बेच रहा हूं। लॉस कितने का है, इसमें से इसको घटा दूंगा तो 25 और 15 40 रुपये का लॉस है, 615 के रेस्पेक्ट में है गुणा 100। अब आप फिर कहोगे सर कैलकुलेशन फंस गई, कुछ जुगाड़ तो बनाऊंगा ना। 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। मैं कहता हूं इसको 8 से काट लेता हूं, बताओ आप 15 बार। अरे क्या बात कर रहे हो सर। और 1/15 जो होता है मेरा वो होता है 6.66% या 67%। लेकिन अब आप मुझे बताओ इससे ज़्यादा होगा या इससे कम होगा। सर 123 था, आपने इसको कम माना है, यानी कि ये ज़्यादा आंसर आया है अपना। हाँ 123 है तो ये थोड़ा सा कम आंसर आएगा, यानी कि आंसर जो होगा वो 6.67 से कम होगा। 560 रुपये प्रति दर्जन की दर से आपने 83 दर्जन वस्तुएं खरीदी और एक को उतने में बेचा है। कुछ नहीं करना है भाई, 560 बटे 12 कर दो बस। एक प्रोडक्ट कितने का आया, इस 83 दर्जन का क्या मैं अचार डालूं, मेरे को नहीं डालना है। मैंने काटा इसको 4 से 140 बार, 4 से काटा मैंने 3 बार, ये मेरा क्रय मूल्य आ गया एक वस्तु का। तो क्रय मूल्य अगर 140 बटे 3 है, अब आपको एक कैलकुलेशन और सिखाऊंगा, और विक्रय मूल्य आपका 49 है। तो मेरे प्यारे छात्रों और छात्राओं, देखिए आपको कैलकुलेशन में दिक्कत आए तो आप इस 3 को, भाई आप इसको पॉइंट में मत लेकर जाओ, इस 3 को यहां गुणा कर दो तो आपका रेशो बन जाता है। तो सीपी आपका 140 और एसपी आपका 49 गुणा 3। और अभी भी सबर करो, शांति रखो, 7 से काट दिया 20 बार और 7 से काट दिया 7 बार, तो यहां से देखो 21 आ रहा है, 20 आ रहा है, तो एक का प्रॉफिट है 20 के रेस्पेक्ट में गुणा 100। अब आप पॉइंट में जाते तो खामोखा मतलब बेमतलब का टाइम वेस्ट होता। आपको मैंने बोला कि भाई तमीज से काम लो, इस 3 को यहां गुणा करके रेशो बना लो, तो देखो 20 और 21 आ गया, प्रॉफिट हो रहा है, देख लो। नेक्स्ट, एक निर्माता किसी उत्पाद को 25% के लाभ पर थोक व्यापारी को बेच देता है। थोक व्यापारी बदले में इसे खुदरा विक्रेता ग्राहक को। सक्सेसिव है, लागत निकालनी है निर्माता की 25% का लाभ को। अब मैं देखो ऐसे लिखूंगा 5/4, मैं क्यों लिखूं 125/100। 50% को मैं लिखूंगा 3/2, 20% को लिखूंगा मैं 6/5, 504 के बराबर है। पांच से काटा 5, 2 से काटा 3 बार, 9 पड़म 45, 9 छिके 54, 56 गुणा 4, 224। सोचिए कोई चीज़ 224 रुपये में बनी है और 504 रुपये में बिक रही है, सोचो कितना मार्जिन खाते हैं। डायरेक्ट दे दें तो कितना कस्टमर को फ़ायदा हो। एक व्यापारी 2000 रुपये में गैजेट खरीदता है, उसे 25% के लाभ पर बेचता है। 2000 रुपये में गैजेट खरीदता है, उसे 25% के लाभ पर बेचता है। फिर वह है ना 2400 रुपये में दूसरा गैजेट भी खरीद लेता है, उसको 10% की हानि पर। अब दो अलग अलग चीज़ें हैं,
और यहाँ पर रुपीज़ में दे रखा है तो पूरा रुपीज़ का डेटा लेना पड़ेगा। तो पहला गैजेट 25% का लाभ, यानी कि 4 से 5, 4 बराबर अगर 2000 में खरीद रहा है तो 2500 में बेचेगा। तो सर डायरेक्ट कैसे करेंगे? बेटा देखो ऐसा है, तो ये तो एक तरीका है, बेसिक तरीका, बेसिक। दूसरा तरीका भी बताऊंगा। तो यहां जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 500 रुपये। दूसरा 10% की हानि, 2400 में खरीदता है, $216, तो 240 रुपये का लॉस हो गया। तो कुल मिलाकर 260 रुपये का प्रॉफिट हो गया। कुल मिलाकर प्रॉफिट 260 का है। ये तो बेसिक तरीका है। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा एडवांस तरीका बताता हूँ, थोड़ा सा स्मार्ट तरीका। देखो दोस्तों, आपके पास जब भी सीपी हो और रुपीस में बात कर रहे हो तो डायरेक्टली कर लो ना। जैसे कि 2000 का 25%, 1/4, तो ये कितना आ रहा है 500, और वो किस में आएगा? पॉजिटिव में। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट है। अगर आपका लॉस हो रहा है तो अगर आपके पास सीपी है तो 2400 का 10% कितना है? 240, लेकिन नेगेटिव में होगा, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा? 260। डायरेक्ट कर सकते हो आप। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट प्रॉफिट लॉस पे बात हो रही है। एक विक्रेता ने 1 रुपए में 10 टॉफियां बेची। सर, एक विक्रेता ने 1 रुपए में 10 टॉफियां बेची, जिसमें उसे 20% का लाभ हो गया। तो एक टॉफी कितने में? 1/10 में। 20% का लाभ यानी कि 5 से 6। तो एक टॉफी कितने में खरीदी? बेची है ना, तो बेची है तो देखो विक्रय मूल्य ऊपर रखो और क्रय मूल्य नीचे रखो। दोबारा बताऊं, 10 टॉफियां बेची हैं, तो एक टॉफी कितने में बेची? तो 20% का लाभ है तो 5 से 6। क्रॉस मेथड जिंदाबाद। 6/x बराबर 1/2, x बराबर 12, यानी कि उसने 12 टॉफियां खरीदी थी 1 रुपये में। उसने 1 रुपये में 12 टॉफियां खरीदी थी और फिर उसने बेच दी। क्रॉस मेथड लगा दो। एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 3 की दर से और 1 रुपये में 2 की दर से समान संख्या में संतरे खरीदे, तो 20% के लाभ पर तो प्रति दर्जन किस मूल्य पर बेचना चाहिए? देखो, 1 रुपये में 3 और 1 रुपये में 2, बोला गया क्या है कि संख्या समान होनी चाहिए, तो इसको 2 से गुणा कर दो और इसको 3 से गुणा कर दो, तो जवाब आ जाएगा भैया 5 रुपये, टोटल 12, यानी कि 12 मैंने संतरे खरीदी हैं, यानी कि 1 दर्जन 5 रुपये में। ये मेरा क्रय मूल्य है। अब 20% का लाभ चाहते हो आप, तो 20% का लाभ का मतलब 5 से 6 ही तो होता है। हाँ, संख्या तो बराबर ही है, क्योंकि जब डायरेक्टली आप पैसे पे बात कर रहे हो तो संख्या बराबर लेनी पड़ती है। तो 1 दर्जन की बोला गया, प्रति दर्जन किस मूल्य पर बेचना चाहिए? 6 रुपये, 6 रुपये पर। नेक्स्ट, एक व्यक्ति ने 8 रुपये प्रति 9 पेन और 8 रुपये प्रति पेन की दर से 2 प्रकार के पेन खरीदे। ₹8 के 9 पेन और 8 रुपये का 1 पेन। अब दोनों पेनों की संख्या बराबर लेनी है। दोनों पेनों की संख्या बराबर लेनी है, तो मैंने क्या कर दिया, इसको भी 9 से गुणा कर दिया। तो कुल मिलाकर 9 8 72 और 8 80 रुपये में टोटल कितने पेन हो गए? 18 पेन। ये कैसे हो गए भैया? खरीद भाई खरीदी तो कर रहे हो अभी आप, देखो ना, खरीद कर लेकर आए हो।
अब दोनों प्रकार के पेनों के बराबर, अब सभी पेनों को 6 रुपए का एक पेन की दर से बेच दिया। 6 रुपए का एक पेन, बेचा है। तो भैया 18 पेन कितने में? 108 में। लाभ कितना हो रहा है? 28 का 80 के रेस्पेक्ट में गुणा 100, क्योंकि लाभ और हानि हमेशा सीपी के रेस्पेक्ट में निकाली जाती हैं। 280 बटे 8, चार से काट दिया तो 35% आ रहा है, 35%। आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, एक व्यक्ति 2 टाइप के सेब क्रमशः 4 रुपये प्रति 5 सेब, 4 रुपये के 5 सेब और 4 रुपये का एक सेब, तो आप ये कहोगे सर समान संख्या है, देखो ना बराबर संख्या है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 24 रुपये में कुल मिलाकर आपने क्या खरीदा? 10 सेब खरीद लिए, 10 एप्पल, और उनको 3 रुपये का एक सेब की दर से बेचना है। 3 रुपये का एक सेब, और 10 सेब कितने में? 30 रुपये में। तो 6 रुपये का प्रॉफिट है, 24 रुपये के रेस्पेक्ट में है, गुणा 100, तो मेरे अकॉर्डिंग 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। कोई डाउट है? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? 30 व्यक्तियों की लागत X वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर है। अब कितना गजब का सवाल है, देखो 30 वस्तुओं की लागत X वस्तुओं की MRP के बराबर है। तो यहां पर आप लोग सोचोगे अरे यार CP और MRP दे रखा है। कितने बच्चों के दिमाग में यही डाउट बार बार चला था जब पेपर में ये सवाल उन्हें देखने को मिला था। दोस्तों मैंने ये लिख दिया, अब आपसे बोला जा रहा है कि यार 20% का लाभ हो रहा है। अब आप कहते हो सर लाभ हो रहा है तो 5 से 6, लेकिन कई बच्चे माने नहीं इस बात को। क्यों? क्योंकि वो तो अड़ गए थे हमसे, बोल रहे थे कि यार ये तो CP है और आप प्रॉफिट की बात कर रहे हो तो सेलिंग प्राइस होगा और आप ये MRP के बराबर कैसे कर सकते हो। मैंने कहा और करूं क्या, डिस्काउंट की बात तो कर ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि जो X होगा 25 होगा। मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा और मेरा आंसर भी यही दिया था एग्जामिनर ने। अब आप में से किसी के पास कोई तर्क है? तर्क, आर्ग्यूमेंट है? जी बिल्कुल आर्ग्यूमेंट है सर। आर्ग्यूमेंट क्यों नहीं है? आर्ग्यूमेंट ये कह सकते हो आप कि मेरे भाइयों और बहनों कि जब कोई अंकित मूल्य की बात हो रही होती है और डिस्काउंट नहीं होता है, मान लो मैंने कोई पार्ले जी का बिस्किट है, अब कोई पार्ले जी पर आपको भला डिस्काउंट देगा? अगर पार्ले जी का बिस्कुट MRP 5 रुपये लिखा हुआ है तो वो आपको 5 रुपये की ही मिलती है बाजार में। तो जब 5 रुपये लिखा हुआ है तो जब डिस्काउंट नहीं होता, जब डिस्काउंट का कोई मैटर ही नहीं फंसता या डिस्काउंट अप्लाई ही नहीं हो रहा है, जब डिस्काउंट अप्लाई नहीं होता तब MRP ही सेलिंग प्राइस के बराबर कार्य करता है। जब डिस्काउंट ही नहीं होता तो MRP ही सेलिंग प्राइस के बराबर कार्य करता है। देयर इज नो डिस्काउंट तो MRP इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। कॉमन सेंस। नेक्स्ट, एक व्यापारी 120 मीटर कपड़ा बेचता है और 27 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। अच्छा, हाँ, तो यहां पर क्या बात हो गई दोस्तों? लाभ आ रहा है, लाभ, प्रॉफिट आ रहा है। तो प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है आपका
सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस। आपने कोई चीज कितनी बेची है? 120 मीटर और 27 मीटर कपड़े के बराबर लाभ है। एक 120 93 एसपी, सीपी और एसपी का जो रेशो है वो कितना आ रहा है? अब यहां देखो लाभ पूछा गया है लेकिन निकटतम पूर्णांक में, तो यानी कि अप्रोक्सीमेशन में आंसर आएगा 9/31 गुना 100। अब कैसे करोगे? जादू सिखा दूं? मैंने तो इसको 30 ही मान लिया। अरे नहीं सर, तो मेरा जवाब 30% आएगा क्या? बोलो। नहीं, आप ये कह सकते हो कि सर 30% ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर मैं देखता हूं तो 31 है, तो 30% से थोड़ा सा कम आने वाला है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है? यहां हमें 29 भी दिया हुआ है और यहां हमें 30 भी दिया हुआ है, इसलिए मैं डरूंगा, इसलिए मेरे अंदर डर है। और मैं उस डर को कैसे निकालूंगा? मुझे पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। ये ऐसी नॉलेज कहां से आती है सर कि आप पहचान तो पा गए तुरंत कि अब आपको पूरा ही सॉल्व करना है? ये इसलिए आती है दोस्तों, जब आप लोग बहुत सारी चीजें कर रहे होते हो साथ में, तो आपको छोटी छोटी चीजें समझानी होती हैं। आप ये इतना जल्दी नहीं समझ सकते हो, मैं समझ सकता हूं क्योंकि मैं बहुत सारे प्रश्नों को बना चुका हूं, लगा चुका हूं। अब एक बच्चा कह रहा है सर 900 कैसे आया? बेटा 9 का लॉस हो रहा है ना 31 के रेस्पेक्ट में, तो मैं पूरा ही सॉल्व करूंगा। कारण अभी बताता हूं, रुक जाओ थोड़ा। आपको ये समझ में आ गया होगा कि सर 31 × 2 ही जाएगा 62, 62 जाएगा तो कितना बचेगा? 28। फिर 0 तो है ही, तो 31 का फिर आप देखो सर 9 बार जा रहा है क्या? जा रहा है सर 279 टाइम्स 29 पॉइंट। अब बचा कितना? 1 0। इसका मतलब मैं 100% अब श्योर हो चुका हूं कि जो मेरा जवाब है वो 29% ही होगा। क्यों? क्योंकि 29.0 आ रहा है। अगर निकटतम पूर्णांक भी निकालता हूं तो 29% ही रहने वाला है, 30% नहीं होने वाला। और मेरा क्या डर था कि अगर 29.5 भी अगर हो गया तो फिर 30% देना पड़ेगा आंसर। अगला सवाल, एक दुकानदार चीनी को इतने रुपए प्रति की दर से बेचता है और 12% का लाभ अर्जित करता है। अच्छा सवाल है। देखो, एक दुकानदार चीनी को इतने रुपए में बेचता है और 12% का लाभ। यदि पानी के रिसाव के कारण चीनी का 1/5 हिस्सा खराब हो जाता है, यानी कि देखो खरीदने में तो आपने 5 हिस्से लिए हैं और बेचने में लिए आपके पास 4 ही हिस्से हैं, तो ये खरीदने वाला हिस्सा है और ये बेचने वाला हिस्सा है। एग्री करते हो क्या दोस्तों? क्योंकि जब खराब हो गया तो बिकेगा नहीं वो। हाँ, अब 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य बताइए, 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए। अच्छा, एक दुकानदार चीनी को इतने मतलब पानी के रिसाव के कारण इतना हिस्सा उसका खराब हो जाता है। मैंने दिमाग लगाया कि क्रय मूल्य कितना है। फिर अगर 12% का लाभ हो रहा है तो 112% जो सेलिंग प्राइस है वो 44.8 रुपये के बराबर है। 100% की जो कीमत आ गई वो आ गई 40 रुपया पर केजी। हाँ, 40 रुपये पर केजी आ गई भाई, ये तो उसकी सीपी आ गई है। हाँ, तो भाई ऐसा है 40 रुपये पर केजी आ चुकी है तो बन गया 200 रुपया। सुन रहे हो? 5% का लाभ मुझे अर्जित करना ही करना है किसी भी कीमत पर, तो मैं 105/100 तो लेके चलूंगा ही चलूंगा, यानी कि 210 रुपये तो मेरे को बनाना ही है। लेकिन बेचने के लिए मेरे पास केवल 4 यूनिट सामान है, तो ये हो गया सर जी कितना? 105/2, यानी कि 52.5 के हिसाब से ये मेरा सेलिंग प्राइस होगा 52.5। भाई 40 में खरीदा, 200 रुपये मेरे को पड़े। हाँ, अगला, एक निश्चित उत्पाद को बेचने पर
लाभ लागत का 320% है। लाभ लागत का, लागत अगर 100 है, लाभ अगर लागत का 320 है, तो सेलिंग प्राइस 420। लागत में 10% की वृद्धि होती है लेकिन विक्रय मूल्य स्थिर रहता है। लागत अब मेरी 110 हो गई है और विक्रय मूल्य मेरा 420 है। देखो दोस्तों कितना लाभ हो गया, 310 रुपए का, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, विक्रय मूल्य का कितना % लाभ है, विक्रय मूल्य। भाई मजा आ गया भाई, इस बार सर ये तो हमारे साथ मजा कर दिया तुमने। हाँ भैया देखो ना, इसने बोला है कि भैया विक्रय मूल्य के रेस्पेक्ट में निकालो लाभ, क्रय मूल्य के रेस्पेक्ट में नहीं चाहिए मेरे को। अभी देखिए मैंने आपको पूरा प्रोसीजर समझा दिया है। अब आप 2 से काटो। अब बच्चे को कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है, मैं कैलकुलेशन भी सिखा देता हूँ। देखो मैंने ये आपसे कहा कि अगर मैं इसको 2 से काट दूँ तो 21 बार, और 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। अब 21 का टेबल तो मुझे आता ही है। 21 सत्ते 147, बचे 8, 21 तिया 63। तो बस आंसर आ गया। उमेश ने एक वस्तु को 22% की हानि पर बेचा। यदि उसने वस्तु को 5% कम पर खरीदा होता और उसे 935 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 15% की लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। आओ। तो एक वस्तु को 22% की हानि पर बेचा, यदि उसने वस्तु को 5% कम पर खरीदा होता, ये सीपी है, 22% की हानि 78 पर बेचा, उसने 5% कम पर खरीदा होता, खरीदता होता 935 अधिक में बेचा होता तो 15% का लाभ होता। तो 15% का लाभ तो होता ही होता भाई। पहले देखो कितने में बेचा होता फिर। अब क्वेश्चन कितना कॉम्प्लिकेटेड है, जुगाड़ है मेरे पास। 5 25, 5 एकम 5 और 2 7, 5 एकम 5, 9 पड़म 45, 9 एकम 9 और 4 13, 9 एकम 9 और 1 10। ये कितना आ रहा है 109.25। तो दोनों के विक्रय मूल्य का डिफरेंस कितना है, $31.25। अभी देखो कैलकुलेशन, ये किसके बराबर है, 935 के बराबर। अब 31.25 को भी कैलकुलेशन अच्छी से बनाऊंगा। इसको लिख दूंगा 1/4, 125/4, देखो 5 से काटा 25 बार, 5 एकम 5 या 5 एकम 5 बचे 4, 5 40, 5 7 35। तो दोस्तों देखिए 25 रेशो बराबर निकल कर आ रहा है 187 × 4, और आपन को क्रय मूल्य निकालना है तो CP 100 है तो 4 से मल्टीप्लाई और कर दो। तो क्वेश्चन देखो कितना अच्छा है। इकाई अंक देखो 6 7 42 2 वाला है। हाँ क्लियर है, ठीक है। मैं इस मेथड को दूसरे तरीके से बताता हूं इस क्वेश्चन को आपको, ठीक है। मेथड नंबर सेकंड मैं लेना चाहता हूं लीनियर मेथड। मेथड नंबर सेकंड में लेना चाहता हूं लीनियर मेथड।
अब लीनियर मेथड क्या है भाई, इतनी कैलकुलेशन से तो मैं डर गया, इतनी कैलकुलेशन मेरे से नहीं हो पाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ों को मैं अलग तरीके से बताता हूँ और अलग अलग चीज़ यूज़ करता हूँ इसमें। देखिए मैं ये देख रहा हूँ कि मैं 22% की हानि पर था पहले और मैं 15% के लाभ पर आ गया, तो मैंने कुल मिलाकर कितना लाभ कमाया, 37% का मैंने एडजस्टमेंट किया है। अब मैं ही जानता हूँ मैंने कैसे किया है, कैसे किया है। मैंने 5% कम पर चीज़ खरीदी, तो ये तो चलो फ़ायदे की बात है, और मैंने 935 रुपये में बेचा, ये भी मेरे फ़ायदे की बात है। भाई ज़्यादा में बेचूंगा, कम में खरीदूंगा, तभी तो प्रॉफिट बनेगा। एक चीज़ और मैंने करी है दोस्तों, 15% का लाभ, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, 5 के, तो 0.75, ये लो। यानी कि इस क्वेश्चन को मैंने, इस पूरे क्वेश्चन को मैंने सिमटा दिया आपके सामने। अब 37 में से 5 गया तो 32, 32 में से 0.75 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 31.25% बराबर 935। तो जो ये कैलकुलेशन यहाँ आई थी ना आपको, इतना करने के बाद में, इतना करने के बाद में, वो एक लाइन में निकाल दी, देख लो मैंने। अब यहाँ से जब 100% आप कैलकुलेट करोगे तो आपका 2992 अपने आप आ जाएगा। तो दोनों ही मेथड काम के हैं और ये बेस्ट है, जो मैं इसको बताता हूं, मैं हमेशा इसको यूज करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति ने इतने रुपए में 2 भैंसें खरीद ली सर, 2 भैंसें खरीदी हैं, टोटल कलेक्टिव पैसा है, 2 भैंसें खरीदी हैं। एक भैंस को 15% के लॉस पर और दूसरे को 19% के प्रॉफिट पर बेचा, और दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है। यानी कि उसने एक भैंस को 15% के लॉस पर और दूसरे भैंस को 19% की प्रॉफिट पर बेचा, और दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। तो यहां हम ये कह सकते हैं, 17 से काटूंगा 5 बार और 17 से काट दूंगा 7 बार, तो दोनों क्रय मूल्य आ गया भैया 7/5, क्योंकि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर विक्रय मूल्य के हिसाब से करना पड़ेगा। तो 12 रेशो बराबर कितना हो गया, 11/520, 12 नंबर 108, 12 छिंग 72, 1 रेशो बराबर आ गया 960 रुपया। तो पहली भैंस कितने की है, 960 × 7, 63 और 4 6720, 6720। अगला सवाल देखिए, एक वस्तु को X रुपए में बेचा जाता है, यदि इस मूल्य के 40% पर बेचा जाता तो 50% की हानि होती। तो X पर बेचने पर लाभ बताइए। इसे X में बेचा, इसके 40% पर बेचा जाता तो हानि हो रही है, 40% पर बेचोगे, 40% पर बेच रहे हो, तो 50% की हानि हो रही है, यानी कि 50% आपका सेलिंग प्राइस हो गया। X रुपए में बेचने पर, X रुपए मतलब 100% पर बेचने पर, भाई X रुपए ही तो मेरे टोटल 100% है, अब उसका 40%, 40, अब वो X खुद 100, कितना होगा, अरे क्या बात है गुरुजी। अब इसे X की जगह A मान लेता हूँ, क्योंकि फिर आप कहोगे सर ये वाला X है कि ये वाला X नहीं है, बस हो गया भाई, मजे रहो तुम लोग। तो ये हो गया सर 5000/40, 125। अब 125 आ रहा है, तो ये समझ लीजिए कि यहाँ प्रॉफिट होगा 25% का। तरीका कैसा लगा, आप तो तरीका सीखो, बाहर में जाने दो दुनियादारी को, आप तो यहाँ पर रहो, मस्त पढ़ाई करो। हाँ, आपको चीज़ समझ में आ गई क्या? अगला सवाल देखो फिर, अगर आ गई तो। किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर लाभ %, उतने में बेचने पर हानि % के बराबर है। तो इतने में बेचने पर लाभ
और इतने में बेचने पर हानि, बराबर है 2CP बराबर 3471 और 2577। तो CP बराबर हो गया सर 3024। अब 25% के लाभ पर बेचा जाए तो क्या होगा? चार सत्ते 28, 4 पंजे 20, 4 छक्की 24, 756 गुणा 10/2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 3780 रुपये आंसर आ जाएगा। CP निकाल लो। CP निकालने के बाद आपको अपना वो लगा दो, क्या नाम है, प्रॉफिट कितना है। अगला जादू दिखा दूं, जादू। अभी जो क्वेश्चन था वो क्या था, 40% पर बेचने पर इतने की हानि होती है, यही था ना? हाँ, चलिए पॉइंट पर आते हैं दोस्तों। ये देखो कितने पर बेच रहे हो आप, ये भी तो 40% पर बेच रहे हो। हाँ, 16% की हानि हो रही है, यानी कि 84%। SP को SP के बराबर कर दो भाई, ठीक है। 73% पर बेचता हूं, अच्छा तो क्या होगा? अरे ले भाई, क्या होगा, क्या जुगाड़ ऐसा जो आपको मजा आ जाए। आप ये देखिए कि यूनिट डिजिट 3 आ रहा है, एक ही ऑप्शन में है। नेक्स्ट, रमेश ने 130 पुस्तकें 200 रुपए की एक पुस्तक की दर से खरीदी हैं। उनमें से आधी पुस्तक 300 रुपए की दर से बेच दी और उनमें से 1/5 पुस्तक 350 की दर से बेच दी, बाकी पुस्तक के क्रय मूल्य पर बेच दी। तो लाभ परसेंटेज बताना है, जादू सिखा दूंगा। देखिए 200 रुपए की खरीदी ना, आधी तो उसने क्या कर दी, आधी का मतलब मैंने मान लिया टोटल मैंने मान ली 20 किताबें हैं। सुनना बात को, अरे सर 130 किताबें हैं, मैंने 20 मानी है। हाँ, आधी का मतलब 10 किताबें बेच दी, उनमें से 1/5 यानी कि 4 और बची कितनी 6, टोटल 20 हो गई। आप इसको 10 भी मान सकते थे, हाँ 10 भी मान लो। आधी मतलब 5, 1/5 यानी कि 2 और फिर कितना बचा 3। सर 130 का क्या करूं? अरे अच्छा डालो आप, 10 मानो ना, क्या दिक्कत है आपको, हम बोल रहे हैं ना। आधी पुस्तक की उसने कितने में बेची, 300 रुपये की एक किताब, ठीक है। 1/5 350 की, और बाकी उसने कुछ नहीं। एक चीज़ और बताऊं, लाभ निकालना है डायरेक्ट। एक काम और कर सकते हो कि भाई देखो इन 5 किताबों पर कितना प्रॉफिट हुआ, 100 रुपये का। क्या बात है, दिमाग लगा रहा हूँ, 2-3 तरीके दिमाग में चल रहे हैं, तो जो भी आपको ठीक लगे वो ले लेना। और इस पर 150 रुपये का, और इस पर कोई प्रॉफिट ना, 0, क्योंकि क्रय मूल्य पर बेचा है। तो मैंने देखा यहाँ 500 आया या 300 आया, 800। ये 800 बन गए अपने। लाभ सीपी के रेस्पेक्ट में है, क्योंकि ये आपने लाभ लिया है केवल। चालीस हो जाएगा। दोबारा से करता हूँ, दिमाग तो लगा रहा हूँ, लग भी सकता है। अब मैंने कहा भाई मैंने 10 किताबें मानी हैं,
वही से करता हूँ सीपी निकाल कर, ठीक है। 200 रुपये की एक किताब है, तो 10 किताब का जो क्रय मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2000 रुपया। सर 130 किताबें हैं ना, अरे उसको मारो गोली, मैं कह तो रहा हूँ। चलो, तो कुल मिलाकर आपन ने 2000 रुपया तो खर्चा कर दिया भैया, ये सीपी है मेरा। अब क्या बोला जा रहा है, आधी किताबें यानी कि 5 किताबें मैंने बेची हैं 300 के हिसाब से, उनमें से 1/5 यानी कि 2 किताबें 350 के हिसाब से, और बाकी की किताबें अपन ने जो हैं 3 किताबें जो हैं वो क्रय मूल्य पर यानी कि 200 रुपये के हिसाब से। तो मैंने यहाँ पर देखो पूरा हिसाब निकाल लिया है, आप देखो क्या आंसर आता है। तो ये हो गया सर जी 1500 रुपये तो यहाँ से बन गए, 700 यहाँ से बन गए, 2200 और 600 2800। बस 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 आनंद आनंद है, सही कर रहे थे अपन। 800 रुपये का प्रॉफिट 2000 के रेस्पेक्ट में गुणा 100, 40% आ रहा है। सही पहले भी था। अगला सवाल देखिए, ये उसी तरीके से करना है जैसा मैंने सिखाया था, मान मून कर। 450 में खरीदा गया, 1/3 माल 10% की हानि पर बेचा गया, और पूरे लेन देन पर ये हो गया। भाई देखो ऐसी बात है, 1/3 माल यानी कि 1 माल, बचा हुआ 2 माल, 1 माल को 10% के लॉस पर, इस पर क्या होगा, पूरे माल पर 20% का लाभ हो जाए। तो माइनस का 10 प्लस का 2x बराबर 60, 2x बराबर 70, x बराबर 35%। क्योंकि जब भी सीपी पर बात हो ना तो डायरेक्ट कर सकते हो आप, कोई दिक्कत ही नहीं, रोकने वाला कोई आपको। अगला सवाल, 3 वस्तुओं का मूल्य इतना 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 दे रखा है और इतने इतने परसेंटेज का लाभ है, तो कुल लाभ कितना होगा। तो आपको क्या सिखाया था, वेटेड एवरेज। 30 से काट लो 4 बार, 30 से कट गया 5 बार, और 30 से कट गया 6 बार। इस पर 20% का हो रहा है, इस पर 10% का हो रहा है, इस पर 5। अगर वेटेड एवरेज लगाना चाहते हो तो क्या होता है भैया, आपस में गुणा कर लिया, 20 चौके 80 और 50 और 30, 160 टोटल कितने के रेस्पेक्ट में, 15 के रेस्पेक्ट में। 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 32/3। अगला, एक सेल के दौरान 60% माल 22% के लाभ पर, शेष का 40% 27% के लाभ पर, और बचा हुआ माल 23% की हानि पर, और कुल लाभ इतने का हुआ। बता देंगे हमारा क्या जा रहा है, 60%, शेष 40% का 40% यानी कि 16%, शेष माल का 40%, और बचा हुआ माल ये होगा 76/24। इसका सही रेशो निकाल लो, 4 से काटा 15 बार, 4 से काटा 4 बार, और 4 से काटा 6 बार। इस पर 22% का हो रहा है, इस पर 27% का लाभ हो रहा है, और इस पर 23% की हानि हो रही है। तो कुल मिलाकर क्या हो रहा है, 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30, 330, 27 चौके 108 यानी कि 438, और 23 छिकी 138। तो 38 खत्म, 100 खत्म, यानी कि 300 बचा बटे 25। तो कुल मिलाकर आ रहा है 12% ओवरऑल निकल कर। कुल लाभ जो आ रहा है वो 12% का आ रहा है। एक दुकानदार 30 रुपये पर केजी की दर से चीनी बेचता है, जिसे उसने 24 रुपये पर केजी की दर से खरीदा था। तो पहला लाभ तो यही हो गया कि 24 की दर से खरीदा था और 30 पे बेच रहा है। बेईमानी करते हुए बांट को 1000 ग्राम के वजन के स्थान पर y ग्राम देता है, और कुल मिलाकर वो लाभ भी कमा रहा है। तो मैंने वजन का प्रॉफिट में बना दिया x से y, और लाभ कितना कमा रहा है, इतना, यानी कि 3 से 5, क्योंकि 66% का लाभ है
तो 2/3 का तो लाभ ही है, तो 3 से 5 कर दिया, CP से SP। अब जब मैं कैलकुलेशन करता हूं तो LOC के ऊपर आप काट देते हो, 3 अट्ठे 24 और 5 6 30, LOC के ऊपर कट जाता है वर्टिकली। अब X और Y का रेशो निकालोगे प्यार से तो देखो 6 इधर आ जाएगा और 8 इधर चला जाएगा, तो 2 तिया 6, 2 चौके 8, ये आ गया अपने प्राइस का रेशो। अब यहीं पर आप वजन की बात करो तो 4 से आप 3 तोल कर दे रहे हो, और 4 बराबर अगर 1000 ग्राम है तो आप उसको कितना दे रहे हो, 750 ग्राम। ये इस क्वेश्चन की खास बात है, बेईमान दुकानदार का सवाल, आप उसको 750 ग्राम दे रहे हो। एक दुकानदार ने अपना सामान अंकित मूल्य से आधे पर बेचा और इस प्रकार उसे 14% की हानि हो गई। यदि उसने अपना सामान अंकित मूल्य पर बेचा होता तो क्या होता? माना अंकित मूल्य 100 है, 100 मत मानो, 14% की हानि हो रही है ना, तो दिमाग लगाओ फिर भाई, क्या लगाऊं? 100 से कितना हो रहा है फिर? 100 से 86 में बेच रहे हो ना आप। हाँ, तो ऐसा करो, आप ऐसा करो मेरे भाई, आप ऐसा करो, MRP को आप मान लो 86। क्या बात कर रहे हो? हाँ, मान लिया। तो मैंने कहा भाई इतने का लॉ हो रहा है, 50 से 43 हो जाएगा, 14% का लॉस हो गया। तो क्या बोला जा रहा है? अंकित मूल्य के आधे पर बेचा मैंने, ठीक है, तो मैंने खरीदा इतने में होगा ना, तभी तो मेरा लॉस हुआ होगा। अंकित मूल्य के आधे पर बेचा, डिस्काउंट नहीं है यहाँ पर। अपने सामान अंकित मूल्य पर बेचा होता तब प्रॉफिट हो जाता, 36 का 50 के रेस्पेक्ट में। अरे गुरुजी तो जादू सा हो गया भाई। देखो क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा हुआ था, लेकिन तुम्हारी आंखें देख नहीं पा रही हैं। तो जानबूझकर मैंने 86 माना है, जानबूझकर, जिससे कि वो आधा सेट हो जाए, क्योंकि मुझे पता है जब डिस्काउंट नहीं है तो MRP ही सेलिंग प्राइस के बराबर है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था। लेकिन आधे पर बेच रहा है तो मैंने 43 मान लिया, मेरा क्या जा रहा है। तो मेरा CP 50 है और उस पर अगर बेचूंगा तो कितने का प्रॉफिट होगा वो निकाल दो। 3520 रुपये मूल्य की 1 दर्जन जोड़ी जीन्स 35% की छूट पर उपलब्ध है। 572 रुपये में कितनी जोड़ी जीन्स खरीदी जा सकती हैं? ऐसा है, 3520 रुपये मूल्य की 1 दर्जन जोड़ी जीन्स 35% की छूट है। तो 35% की अगर छूट है तो 1 दर्जन 65% पर आ जाएगी भाई। 35% की अगर आप छूट की बात कर रहे हो तो 65% पर आ जाएगी। बोले सर बात तो ठीक कह रहे हो आप, बात में तो कोई बुराई नहीं है आपकी में, और बात में दम भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा। तो मैंने ये कहा कि भाई 65% पर आ जाएगी, और 65% भी मैं 13/20 लिखूंगा। दो एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 छिकी 12, 176 गुणा 13। अभी सुनिएगा बात को, ये आपकी आ गई है टोटल कीमत। हाँ, इस पर आप क्या कर रहे हो भाई, इतने रुपए खर्च कर रहे हो। 572 रुपये में कितनी जोड़ी? तो मैं ये कहना चाहता हूं, अगर मैं इसमें 12 का भाग कर दूं तो मेरी एक जोड़ी की कीमत आ जाएगी। तो 572 में भाग कर दो आप भाई, एक जोड़ी इतने की है तो 572 में कितनी, तो 12 ऊपर, 176 गुणा 13 नीचे। ग्यारह एकम 11, 11 चिंग 66, 11 पंजे 55 और 11 दूनी 22, 13 चौके 52, 4 चौके 16 और 4 तिया 12, 3 जोड़ी, मात्र 3 जोड़ी। सूजी ने एक ड्रेस पर क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित किया। यदि वह अंकित मूल्य पर 30% की छूट देती है, क्रय मूल्य अगर 100 है तो उसकी MRP 150 है, और वह अंकित मूल्य पर अगर 30% की छूट दे रही है तो 105 पर वो बेच रही है, 70% पर। ग्राहक इतना भुगतान कर देता है
तो दिख भी रहा है आपको, 5 बार 50 बार आ गया, तो उसका क्रय मूल्य कितना है? 5000। अगला करो, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर प्रत्येक 10% की 2 लगातार छूट दी जाती हैं और 10% का लाभ अर्जित होता है। क्वेश्चन अच्छा है। तो मैं कहता हूं कि अगर मैं अंकित मूल्य डिस्काउंट निकालना चाहता हूं तो 10 + 10 - 10 × 10/100, तो कुल मिलाकर 19% का डिस्काउंट होगा, नेट डिस्काउंट। तो एमआरपी और सीपी का जब आप फॉर्मूला लगाते हो तो क्या कहता है फॉर्मूला? कहता है कि भाई 100 माइनस का डी और 100 प्लस का पी। तो प्रॉफिट कितना है? 10% और डिस्काउंट कितना है? 19, तो ये हो गया 81। क्वेश्चन कह रहा है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना गुना है? 81 एकम 81, 19 और 10 29। पॉइंट लगा दूंगा, 81 × 3 243, बचे कितने? 47। इक्यासी इंटू 6, नहीं 6 नहीं होगा, 5 होगा, 1.35 लगभग। तो 1.35 या 36 ले लो, और क्या करूं बताओ, 1.36 लमसम वैल्यू लेना है। 35 कुछ आएगा, 36 मानना पड़ेगा। 64% की छूट देने के बाद एक वाटर कूलर का मूल्य इतना है। यदि कोई छूट नहीं दी जाती है तो दुकानदार को 20% का लाभ होता है, और क्या। छूट देने के बाद इतने का इतना मूल्य है, तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि 36% की जो वैल्यू है वो 6480 के बराबर है। इससे क्या होगा? इससे एमआरपी निकल कर आ जाएगी। देखो 6 × 36, 6 एकम 6, 6 8 48, 6 एकम 6, तो 100% की जो कीमत आ रही है वो आ गई 18,000। तो दुकानदार को 20% का लाभ होता है ना। तो वाटर कूलर का क्रय मूल्य ज्ञात कर लो। अब छूट नहीं दी जाती है तो यही आपकी सेलिंग प्राइस है, फिर यही सेलिंग प्राइस है, तो 20% का लाभ हो रहा है, तो 5 से 6, 6 बराबर अगर ये है तो 15,000 आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। मजे ही मजे हैं। नेक्स्ट, 8% और 9% की 2 क्रमिक छूट दी जाती हैं, तो कुल छूट कितनी है? 8 प्लस का 9 माइनस 8 गुणा 9/100, 17 में से 0.72 घटा दीजिए, 16.28। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन 2 क्रमिक छूटों को निरूपित करता है जो 84% है? तो 84% उन्हीं को निरूपित करेगा जिसे 100 में से 16 घट जाए। D1 + D2, D1 D2 माइनस ए ऑप्शन। एक धनराशि एकल छूट जो कि 10%, 20% और 28% की है के बराबर है, तो किसके बराबर होगी? ये अच्छा सवाल है। तो पहले आप 2 में डिस्काउंट लगाओ, 10 20, 10 गुणा 20/100, 30 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा? 28%। और फिर 28 और 28 का चलने दो, छप्पन में से 7.84 चले गए तो 48.16, 48.16।
एक वस्तु ने 500 रुपये के अंकित मूल्य पर 25% और 8% की दो छूट देने के बाद इतने में बेचा। तो 500 रुपये अंकित मूल्य है, 25% की छूट हो जाएगी तो 75% पर बेच दूंगा, और 8% की और छूट हो जाएगी तो 92% पर। तो अगर मैं इसको इससे गुणा करता हूँ तो ये हो जाएगा 46, और इसको 3/4 से गुणा करता हूँ तो जो आंसर होगा वो हो जाएगा 23 × 3/2, 69 हो जाएगा। 34 दूनी 68, 69, 345। मैं जीरो वीरो का दिमाग लगाता नहीं हूँ, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ ये बात। भाई इतनी मेहनत हो रही है सेशन में, लाइक शेयर नहीं होगा क्या? हैं? नहीं होगा तो बताओ। किसी वस्तु का सूची मूल्य इतना है, सूची मूल्य पर 32% की छूट दी जाती है, तो नेट विक्रय मूल्य इतने रुपए तक लाने के लिए ग्राहक को पहले दी गई छूट के बाद मूल्य पर कितने प्रतिशत की अतिरिक्त छूट देनी चाहिए? ये अच्छा सवाल है। और इस सवाल को कैसे करता हूं देखिए, मैं इतने मूल्य तक लाने तक, नेट विक्रय मूल्य इतना तक, तो मैं कहता हूं अगर विक्रय मूल्य इतना रह गया तो 5100 का वो कितना हो गया? देखो भाई एमआरपी का कितना है? 17 × 51, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, तो 3 × 3 = 3 × 4 = 12, 34% रह गया सर। यानी कि ये अगर 34% विक्रय मूल्य है तो आपका डिस्काउंट कितना है? 6 हो गया 40, 66% हो गया। अब 66% अगर डिस्काउंट है तो कैसे बन सकता है? 32 के साथ में कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। 49 का ले लो कि 66 बन जाएगा? नहीं, आपको वैसा लेना है जो जीरो बना दे। तो 50 लेकर देखो, बयासी में से 16 गया, 66 आ गया। कॉमन सेंस। 50 लेकर देखिए, अच्छा तरीका है। एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य इतना है, 12% और 30% की दो लगातार छूट पर एक खुदरा विक्रेता को बेचा जाता है। खुदरा विक्रेता ग्राहक को 50% देकर क्रय मूल्य पर 25% का लाभ अर्जित करना चाहता है, तो वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य कितना रखना चाहिए? अच्छा सवाल है, लगाओ दिमाग, मजेदार सवाल है। हाँ, दिमाग वाला सवाल है, ऐसे नहीं होगा अब चलते फिरते हो जाए। हाँ, किसी वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य 41,000 रुपया है। बारह 12% और 30% की दो क्रमिक छूट, 12% यानी कि 88%, 30% यानी कि 70% बेचा जाता है। बिकवा दीजिए। सात एकम 7, 7 चौके 28, 8 7 56, 8 8 64 और 5 71, 8 दूनी 16 और 7 23, 6 7 4 5 2। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक तो निकल कर आ गया 25,476। ये मैंने कैलकुलेशन करी है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। 25,476 रुपये आ गया। खुदरा विक्रेता ग्राहक को 50% की छूट देकर क्रय मूल्य पर इतना लाभ अर्जित करना चाहता है। सुन रहे हो क्या? ये क्या निकल कर आया पता है आपको? ये आपका सेलिंग प्राइस निकल कर आया है। ये दिमाग चलता है। हाँ, और वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य ये खुदरा विक्रेता को बेचा जाता है, खुदरा विक्रेता ने खरीद लिया। अब खुदरा विक्रेता जो है वो ग्राहक को दे रहा है, तो अब उसके लिए तो ये क्रय मूल्य हो गया। खुदरा विक्रेता के लिए ग्राहक को 50% की छूट देकर क्रय मूल्य पर 25% का लाभ, तो क्रय मूल्य यही है उसका, और उसके ऊपर वो 25% का लाभ तो कमाएगा ही कमाएगा भाई। तो ये कहना चाह रहा है कि मैं ऐसा कुछ जुगाड़ करना चाहता हूं कि मैं अपनी एमआरपी क्या रखूं जिससे कि अगर मैं 50% का डिस्काउंट दे दूं तो मैं इतने रुपए बना लूं। तो अंकित मूल्य बताना है, बस सॉल्व कर लो।
25 पंजे 125 और 25 चौके 100 और 2 दूनी 4, 2 से काट लो प्यार से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16 और 5 अट्ठे 40, 15 और 4 19, 35 और 1 36, 60 और 3 63, 690। ओए होए 690 आ रहा भाई। अरे गुणा गलत कर लिया यार, यहाँ गुणा गलत कर लिया, यहाँ पर आएगा गुणा गलत है यहाँ बस। बाकी क्वेश्चन ठीक है, बढ़िया है, एक बार गुणा कर लो बस एक बार। 25 200, 7 एकम 7, 287 इंटू 88, तो ऐसा करता हूँ ना मैं, क्यों गुणा करने लगा, बेवकूफ़ थोड़ी हूँ मैं। तो इसको जो आ रहा है ना, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 4 जीरो ख़त्म, तो 287 इंटू 88 सुनिएगा, उसका 125% यानी कि 5/4 कर लो बस, ये आंसर आ जाएगा। यहाँ कर लो, बात बराबर है। दो 220, तो 287 इंटू 220। अब तो खुश हो। जीरो 4 1 63 140। मज़ा आ गया यार। मैंने कैलकुलेशन जो की है वो अच्छी लगी आपको? कैलकुलेशन बहुत शानदार है। हाँ, और 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो, बात की बात। यदि 20%, 25% और 35% की 3 छूट के बाद इतने में बेचा जाता है, 80%, 75%, 65% बराबर 33,150। अंकित मूल्य निकाल लो। 13 से काटा मैंने 5 बार, 13 दूनी 26, 7, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, 510, 3/4 है ना, 170, 17 तो रहेगा, 17 तो कट भी नहीं रहा ना, 17 जब है तो 85,000 आंसर आ जाएगा। 17 तो रहेगा, 17 कहाँ जाएगा बेचारा। अगला सवाल, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर D% की छूट और फिर उतने ही सब मूल्य की एक और छूट देकर इतने में बेचा, और अंकित मूल्य इतना है। तो ये है समान मूल्य की 2 छूट, एक छूट फिर उसके बाद 2 छूट, दूसरी छूट, इतने में बेचा। तो कुल मिलाकर कितना आ रही है छूट, डिस्काउंट कितना आ रहा है? तो आपसे पूछा जा रहा है सर 2D बराबर आ जाएगा, 10 में से 7 गया तो 3, और 11 में से 4 गया तो 7, 3 में से 1 गया तो 2, 273। तो 273 2D के बराबर है। तो एक सिंगल डिस्काउंट कितना है? 273/2। किसके रेस्पेक्ट में? क्योंकि अपन को D निकालना है। तो 273/2 420 के रेस्पेक्ट में। तीन से काटा मैंने 14 बार, 3 नाम 27, 3 एकम 3, 7 दूनी 14, 13 सत्ते 91, 32.5%, 32.5। अगला सवाल RPF SI में भी आया हुआ है।
कि 700 रुपये अंकित मूल्य है, 2 लगातार डिस्काउंट दे दिए आपने और 630 में बेच दिया, तो आपके जो 2 डिस्काउंट हैं वो 70 के बराबर हैं, तो एक डिस्काउंट किसके बराबर होगा? 35 के बराबर। तो अपन को क्या निकालना है? परसेंटेज 35 का 700 के रेस्पेक्ट में, जो इनिशियल वाला है ना वही मेन परसेंटेज बनाएगा। 5%। क्लियर है क्या भाइयों? हाँ भाई, मजा आ गया, आना ही था वो तो, क्यों नहीं आएगा मजा? मजा तो दिया ही गया है आपको। तो भैया अगर आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर करेंगे आप, पीडीएफ नीचे मिल जाएगी, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, गूगल प्ले स्टोर, एप्पल प्ले स्टोर सब पे मिल जाती है। और रेटिंग भी करो यार, 5 स्टार कम से कम, चॉकलेट खा लेंगे फिर अपन। नए बैच आपके आ रहे हैं, 10 तारीख से शुरू हो गए हैं और आ चुके हैं, आप ज्वाइन कर लो, ऑफर चल रहा है, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। आराम से मैं तो क्वेश्चन देता हूं, बच्चा सोच समझ के बढ़िया तरीके से ले हमारा, ठीक है। रेलवे प्राइम बैच नाम है उसका, जिसमें सारी सब्जेक्ट इतने में 1.5 साल की वैलिडिटी। अलग अलग लेना चाहते हो कॉम्बो ले सकते हो, मैथ रीजनिंग का भी डाला है, मैथ का भी है, अलग अलग भी है, ठीक है। तो जो भी ले लोगे यही ऑफर है, इससे बढ़िया दोबारा नहीं आएगा। अब आप डिसाइड करो कि आपको ऐसी अटेम्प्ट देना है इधर उधर भटक कर, या सिलेक्शन लेना है। ये ध्यान रखना, भीड़ पे भरोसा नहीं करना है, मेहनत पे करना है। आपको अगर मेहनत में कोई कमी नजर आए तो बोल देना, हमारी तो नहीं छोड़ते हम कमी, और इसी वजह से सिलेक्शन देते भी हैं लगातार। तो मैं 200 दिन देने के लिए रेडी हूं, आप मेरे साथ रेडी हैं तो तैयार हो जाइए। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके पेड कोर्स में जाकर प्राइम बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। कोई कूपन नहीं लगाना और कोई क्यूआर पे पेमेंट नहीं करना, अपने यूपीआई से पेमेंट करो, बढ़िया, ठीक है। फाउंडेशन लेना है तो वीओडी ले सकते हो, इनके लिए भी कूपन लगा हुआ है। टारगेट लेना टारगेट ले सकते हो, जैसी आपकी मर्जी हो। मैंने आपको बता भी दिया है, शुरू में ही बता दिया कि भाई कौन सा बेस्ट है। जो आपको लेना है आपकी सहूलियत के लिए सारे बेस्ट हैं। ये वीओडी है, ये टारगेट है जल्दी रिवीजन के लिए, और ये प्राइम बैच है जो नया है, जिसमें थ्योरी व्योरी सब होगा, क्वेश्चन भी होंगे। तो लीजिए एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। कोई क्वेरी है तो कॉल या व्हाट्सअप भी कर सकते हो आप, ठीक है। थैंक यू सो मच, इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करते रहो, और सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताओ।